हाँ ये बोले ठीक है। कि 11 तारीख को डेट दे दीजिए, सेमेस्टर थर्ड अच्छा। डेट के दीजिए, हम्म। कैसा व्यवस्था है ना, ऊपर कैसे हो जाएगा, व्यवस्था भैया है तो थोड़ा खराब स्थिति में नहीं, व्यवस्था नहीं है, दीजिए आप, हम बाहर नहीं के दे दीजिए, उसका दूसरा बात का जहाँ व्यवस्था का तो वो तो तुरंत तो देख सकते थे, मोबाइले में देख अपना लेते। जो इंसान किए इससे बात करें, ये गाना दीजिए। कि आपको मैथ का भी रखा बोला, उसका 1.5 महीना हो गया हाँ हमको के साथ। क्लासे में बोला था, तो हम बोले कि हम तो दुए गो क्लास लिए और सबसे। ये सब तो एकदम अपडेट रहना चाहिए। वो कर रहे हैं क्या वो? वही ऑनलाइन कर, हाँ, ना तो अभी वो है ही है। बाइक चला दीजिए।
तो पहले भी हम लोग इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्टरी क्लास देखे थे कि कैलकुलस क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों है। और एक्चुअली आपका सिलेबस यहाँ से अब शुरू हो रहा है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। पहला जो 2 क्लास पढ़ाया था वो मैकेनिक्स वाला पार्ट था, और ये ऐसे ही वीक में 2 दिन या 1 दिन हुआ, फिर 2 दिन हुआ, 1 दिन हुआ, ऐसे करते। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को पढ़ना है कैलकुलस में, डिफरेंशियल पार्ट में, वो है डेरिवेटिव, जिसको आप dy बाई डी एक्स लिखते हैं, प्लस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? अब ये आपके लिए कोई नई बात नहीं, जब आप 12th में कैलकुलस पढ़े होंगे कि पढ़ा होगा इस चीज़ को, ये वहाँ पढ़ना था। लेकिन यहाँ भी सिलेबस में फिजिक्स में दिया गया है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि इसका जो उपयोग करते हैं फिजिक्स में वो महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिजिक्स में अलग अलग जगहों पर इसका उपयोग होता है, इसलिए एप्लीकेशन के रूप में इसको पढ़ने के लिए दिया। लेकिन सबसे पहले ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग dy बाई डी एक्स का होता क्या है, इस बात को जानेंगे, और फिर इसका जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उससे पता चलेगा कि यह कितना उपयोगी चीज़ है फिजिक्स पढ़ने के लिए, है ना। देखो, कोई भी एक फंक्शन अगर हम कंसीडर करें जो वेरिएबल x का फंक्शन, तो मान लिया उस फंक्शन को y, मतलब y जो है वो फंक्शन है किसका, x का। जैसे मान लो अगर हम लिखते हैं y इक्वल टू 2x, तो आपसे पूछेंगे x के वैल्यू पर y निर्भर करेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं करेगा। x अगर 0 है तो y कितना है, 0। x अगर 1 है तो y क्या होगा, 2 हो जाएगा। अगर यह 2 है तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो x के बदलने से y बदलता है। ऐसी स्थिति में आप कहते हैं कि y x का एक फंक्शन है, ठीक है। या मान लो हम लिखते हैं y बराबर 2x स्क्वायर, तब भी x के मान पर कौन निर्भर करता है, y। लेकिन फंक्शन अलग नेचर का है। यहाँ x को 1 रखने पर यह 2 होता है, लेकिन और यहाँ भी 1 रखने पर 2 ही होता है। लेकिन अगर x 2 रखा जाए तो यह 4, और यहाँ अगर 2 रखा जाए तो 8 होता है। फर्क है। लेकिन इस दोनों स्थिति में आप कहते हैं कि y एक फंक्शन है किसका, ये f फंक्शन के लिए लिखा जाता है। जब आप बोलते हैं कि y x का फंक्शन है, तो मीनिंग इसका ये होता है कि y डिपेंड करता है x पर, और x के किसी दिए हुए वैल्यू के लिए y का एक खास मान मिलेगा, और x के अलग अलग मानों के लिए y का अलग अलग मान मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको हम कहें कि आप एक ग्राफ प्लॉट करिए x और y के बीच, तो क्या करेंगे, x का अलग अलग मान रखेंगे और देखेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग y कितना हुआ, फिर उसको पॉइंट को ज्वाइन करके कोई कर्व मिले। क्या इस दोनों इक्वेशन में y का x के अगेंस्ट जो ग्राफ मिलेगा एक ही मिलेगा, क्या अलग मिलेगा। y बराबर 2x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन y बराबर 2x स्क्वायर का ग्राफ
पैराबोला है, अगर पढ़े हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो y बराबर mx स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है और y बराबर 4ax स्क्वायर पैराबोला का इक्वेशन, शेप अलग हो जाएगा। तो इतना तो निश्चित है कि अगर y फंक्शन है x का, तो y को x के अगेंस्ट ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो कोई न कोई कर्व मिलेगा। कर्व क्या होगा वास्तव में वो इस संबंध पर निर्भर करेगा, है ना। लेकिन हम अभी थियोरी पढ़ रहे हैं तो कोई वास्तविक संबंध नहीं लिख रहे, सीधा कहा कि y क्या है, x का फंक्शन। तो ऐसी स्थिति में y का x के अगेंस्ट जो ग्राफिकल प्लॉट होगा वो अपने मन से हमने कर्व मान लिया, कोई रूल नहीं है हमारे पास। सपोज कर लिया कि y को x के अगेंस्ट प्लॉट करने पर ये कर्व हमको मिलता है। इस कर्व को बोला ही जाता है कि ये y बराबर एफ एक्स कर्व है, या इसको एफ ऑफ एक्स कर्व, ठीक है। कंसीडर ये कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एज shown in the figure, जैसा कि फिगर में दिखाया। हमने एक कर्व कंसीडर किया y बराबर एफ ऑफ एक्स, और ये कर्व कैसा है तो आपको वह फिगर में दिखा, ठीक है। अब देखो, अब इस कर्व पर हम दो पॉइंट कंसीडर करते हैं। एक पॉइंट हमने कंसीडर किया P और दूसरा कंसीडर किया Q। एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट ये कर्व पर हमने दो पॉइंट कंसीडर किया। मान लेते हैं कि ये जो P पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स है x और y। कोऑर्डिनेट्स क्या सब है, x। P से जब आप Q पर जाएंगे तो कोऑर्डिनेट में थोड़ा परिवर्तन होगा, x भी बदलेगा y भी बदलेगा। तो हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा। मतलब Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या माना, x प्लस डेल्टा x, और y कोऑर्डिनेट माना y प्लस डेल्टा माना है। अब अगर हम आपसे पूछें, अच्छा बताओ फिगर में x किसके बराबर है, y किसके बराबर है, x प्लस डेल्टा x किसके बराबर है और y प्लस डेल्टा y किसके बराबर है। मैंने कोऑर्डिनेट पता करना, बोलो कैसे करते हैं। जैसे इस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट अगर पता करना हो तो आप कैसे करते हैं, P पॉइंट से x एक्सिस पर लंब डाल देते हैं, है ना। जो लंब हमने डाला है मान लो यह लंब है PA, ठीक है। ऐसी स्थिति में बोलो ओरिजिन से ए तक का जो दूरी है यह एक्स एक्सिस पर, ये किसके बराबर, वही एक्स कोऑर्डिनेट होता है, पढ़े होगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यह दूरी क्या कहलाता है, एक्स। और ये जो लंब का लंबाई है पी ए, यह किसके बराबर है, वाई के बराबर। तो ओ ए आपका एक्स है और पी ए वाई, वही है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। फिर देखो क्यू से मान लीजिए हमने क्यू भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 परपेंडिकुलर डाला, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या माने हो, x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा। तो बोलो यह जो OB है यह कितना के बराबर,
एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्यूब, और ये जो क्यूबी है दिस इज वाई प्लस, है कि नहीं? इतना तो मालूम है ना कोऑर्डिनेट कैसे करना था। अब देखिए, अब अपने मन से कैलकुलेशन के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन कर, आप पी पॉइंट से इस क्यूबी लाइन पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। मान लो इस पॉइंट को सी कर, ये एंगल भी 90 डिग्री क्यूसी परपेंडिकुलर का। ऐसी स्थिति में बताओ यह जो पी ए है वह सी बी के बराबर होगा कि नहीं? नहीं होगा। पी ए किसके बराबर? सी बी के बराबर। तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और पी ए है वाई, तो ये भी क्या है? वो भी वाई है। और ये पूरा लंबाई कितना है? वाई प्लस डेल्टा वाई, और सी बी हो गया वाई। तो बोलो ये जो बच गया क्यू सी कितना है? डेल्टा वाई है, क्योंकि ये दोनों मिल करके ना वाई प्लस डेल्टा वाई है। दूसरी बात, ओ से बी तक का दूरी क्या है? एक्स प्लस डेल्टा, और ओ से ए तक का दूरी, तो बोलो ये जो दूरी है ए से बी तक का, ये बताइए कितना के बराबर? दिस विल बी डेल्टा एक्स। ये कितना के बराबर? और अगर ए बी है डेल्टा एक्स, तो यह जो पी सी है यह भी क्या होगा? उसी के बराबर होगा। और ये क्यू सी आप जान चुके हैं कि यह कितना के बराबर होगा? ये आपका क्यू सी। समझ रहे? ये सब अभी कंस्ट्रक्शन कर लिए हैं, आगे जरूरत पड़े। अब आप एक काम और करिए, क्यू से पी पॉइंट को फ्री हैंड से ज्वाइन करिए और उस लाइन को आगे तक बढ़ाइए। तब तक बढ़ाइए जब तक कि वह एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर, काट नहीं। तो क्यू से हमने ज्वाइन किया किसको? P, और इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, मान लो कि यह डी पॉइंट पर आके एक्स एक्सिस से मिलता है, और इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर यह एंगल आपने थीटा माना, तो बताओ ये एंगल मतलब क्यू पी सी एंगल क्या होगा? नहीं, वो भी थीटा। पढ़े होगी, इतना हाई स्कूल ज्योमेट्री में पढ़ा जाता है। अगर दो पैरेलल लाइन को एक तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो एक तरह का जो यह इंटीरियर एंगल है ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर पीसी परपेंडिकुलर है इस क्यूबी पर, ये एक्स एक्सिस भी उस पर परपेंडिकुलर है। तो पीसी के पैरेलल है कौन? ए बी अथवा यह एक्स एक्सिस, और ये लाइन उसको काट रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा ही के बराबर। फिगर का ज्योमेट्री बता रहा है। तो दिस एंगल इज आल्सो, ये भी थीटा के ही बराबर। बात सुना रही है? तो पहले तो इस फिगर को कंप्लीट ड्रॉ करो कॉपी में। ये हो कहाँ रहा है? ये चीज निकल रहा है।
अब टेक टू पॉइंट्स P X Y and Q x plus delta x comma y plus delta y on the curve y equal to ये जो कर्व आपने कंसीडर किया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमने इस पर दो पॉइंट कंसीडर किया, एक P दूसरा Q, और लिखा कि P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, x और y, और Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा, ऐसा हमने सपोज कर, ठीक है। अब हमने कहा कि आप ऐसा करिए कि P से परपेंडिकुलर डालिए PA x एक्सिस पर, और Q से भी परपेंडिकुलर डालिए x एक्सिस पर ही, लेकिन Q भी, ऐसा अपने मन से करना। ड्रॉ PA परपेंडिकुलर टू OX मैंने x एक्सिस पर, एंड QB also perpendicular to OX। PA परपेंडिकुलर डाला, बोलो किस पर, x एक्सिस पर मतलब OX पर, और QB भी परपेंडिकुलर डाला OX, ये हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन। इसके बाद फिर P से परपेंडिकुलर डाला PC किस पर, QB पर, अगेन PC is perpendicular to PC परपेंडिकुलर है किस पर, ठीक है। अब फिगर देख करके आपको बताना है, नौ फिगर देखिए और हमको बताइए OA कितना के बराबर है, जल्दी से बताओ, OA कितना के बराबर है, x के बराबर, और OB फिगर देख के बताओ किसके बराबर है, x प्लस, है कि नहीं, और फिर बोलो PA बराबर है CB के, PA किसके बराबर, CB के बराबर, और यह कितना के बराबर, दिस इज y, और QB कितना के बराबर, y प्लस, है कि नहीं, y प्लस,
Therefore, आपसे हम कहेंगे कि बोलिए पीसी किसके बराबर है फिगर में? पीसी ए बी के बराबर। पीसी इज इक्वल टू ए, और फिगर देख करके बताओ ए बी को लिखा जा सकता है ओ बी माइनस ओ ए। ए बी को क्या लिख सकते हैं? ओ बी माइनस ओ ए। नहीं, लेकिन आप जरा देखिए कि ओ बी जो हमारा है वह कितना के बराबर? एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बराबर है, और ओ ए एक्स के बराबर। ठीक है, अब ये एक्स और ये एक्स कट जाएगा कि नहीं? कटेगा ना जी। यह एक्स और यह एक्स कट गया, तो बोलो क्या बच गया? इसका मतलब जो हमारा पीसी है वह कितना के बराबर है? डेल्टा। फिगर में हमने लिख भी दिया, दिस इज डेल्टा। ठीक है, दिस इज डेल्टा। फिर आप देखिए, अगर हम बात करें क्यूसी का, फिगर को देखो तो क्यूसी इक्वल टू क्यूबी माइनस सी, होगा कि नहीं? क्यूबी में से सीबी को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? क्यूसी बच जाएगा। लेकिन आप बताइए कि क्यूबी यहाँ लिखा हुआ है कि क्यूबी किसके बराबर? वाई प्लस डेल्टा वाई के बराबर है, तो दिस इज वाई प्लस डेल्टा। और सी बी यहाँ पर देखिए, ये किसके बराबर है? वाई। अब यह वाई और यह वाई कैंसिल हो गया, बोलो क्या बच गया? जो फिगर में दिखा होगा क्यूसी डेल्टा वाई है और पीसी डेल्टा एक्स, ऐसा दिखा हुआ है। अब देखिए, इसके आगे हमने क्या कहा था कि आप Q और P जो दो पॉइंट कंसिडर किया कर्व पर, इसको ज्वाइन कर दो, मिला दो और आगे बढ़ा दो। ये बढ़ाया हुआ लाइन एक्स एक्सिस से मिलता है कहां पर? डी पर। और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव सेंस से कितना एंगल बनाता है? थीटा। ऐसा सपोज किया, ज्वाइन Q to P and proceed। Q से P को ज्वाइन करो और प्रोसीड करो, मैंने आगे बढ़ाओ, है ना? आगे बढ़ाया, दिस लाइन QPD makes an angle theta with the positive x axis, that is angle
क्यू डी एक्स क्यू डी एक्स यह एंगल कितना के बराबर है? थीटा। ऐसा हमने मान लिया, सपोज कर लिया, ठीक है। अब देखिए, हमने अभी कहा था कि फिगर का ज्योमेट्री बता रहा है कि यह एंगल अगर थीटा है तो एंगल क्यू पी सी, ये वाला एंगल वो भी थीटा होगा, क्योंकि इस लाइन का यह लाइन पैरेलल है। आइए उसको इंटरसेक्ट, ठीक है। फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर, फिगर के ज्योमेट्री से एंगल QPC बराबर होगा एंगल QDX, और ये बराबर है, ठीक है। अब आप गौर से जरा देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल QPC, ये जो ट्रायंगल बन रहा है QPC राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 का एंगल है ना। फिगर को देखो और बोलो हमको कि अगर हम कहें कि उस ट्रायंगल से बोलो tan थीटा बराबर क्या, क्या लिखें? फिगर देख के बताओ। QC डिवाइडेड बाय PC, लंब बटा आधार होता है, तो दिस इज QC डिवाइडेड बाय, लेकिन QC है कितना के बराबर? डेल्टा, और PC, तो हम इसी को कहेंगे कि दिस इज डेल्टा वाई बाय tan थीटा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के बराबर है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज सोचो, सोचने की बात है। वैसे हम दूसरे जगह फिगर में दिखाएंगे लेकिन इसमें नहीं। ऐसा सोचो, ये जो Q पॉइंट है वह P के तरफ आ रहा है, कल्पना करो Q पॉइंट P के तरफ अग्रसर है, इसके तरफ बढ़ रहा है, आ रहा है। तो Q अगर वास्तव में P के नजदीक चला जाए तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़े, क्या क्या घटना होगी, इस बात को समझिए, ध्यान से देखिए। हम अलग में फिगर बना के दिखाते हैं, जैसे ऐसा है ना, ये पॉइंट है Q और यह पॉइंट है P।
ये समझाने के लिए फिगर बना, ठीक है। मान लो थोड़ी देर के लिए कि Q यहां से यहां आ, दूसरे जगह Q आ गया इस नए जगह, तो यहां अगर Q शिफ्ट करके मान लो Q1 पॉइंट पर आ गया, तो अब यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो डेल्टा एक्स है ये छोटा हो गया कि बड़ा हो गया? छोटा हो गया। और ये डेल्टा वाई भी छोटा। ऐसे ही और मान लो और नजदीक आ गया, यहाँ आ गया, अब यहाँ से लंब डालेंगे और छोटा हो जाएगा यार। बाय द वे इसी तरह से अगर Q चलते चलते एकदम P के पास पहुंच जाए, बिल्कुल क्लोज, लगभग P ही पर, तब बताओ डेल्टा एक्स का मान क्या? जीरो हो जाएगा, घटते जा रहा है। अगर यहाँ आया तो तुम्हारा डेल्टा एक्स इतना है, यहाँ आ गया तो इतना होगा, यहाँ आया तो इतना हुआ, अगर यही आ गया तब जीरो हो गया। और डेल्टा वाई भी तो घटते जा रहा है, ये भी लंबाई घटते चला जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर Q अग्रसर हो P के तरफ, तो हमारा जो डेल्टा एक्स है वह अग्रसर होगा जीरो के तरफ। हमारा जो डेल्टा वाई है वह भी अग्रसर होगा किसके तरफ? जीरो के तरफ। दोनों घटते घटते जीरो पर पहुंचे। साथ ही साथ जब आप किसी कर्व के दो पॉइंट को डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं, तो ये जो लाइन है QP, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको? जैसे कोई सर्कल ही है और सर्कल का तुम इतना बड़ा टुकड़ा ले, यहाँ से लेकर यहाँ, इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, इस लाइन को क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं, है ना। ये आर्क हो गया और ये कॉर्ड। अब ये जो ज्वाइनिंग लाइन है, जैसे यहाँ आया तो तुम ऐसे ज्वाइन करोगे, यहाँ आया तो ऐसे ज्वाइन करोगे, यहाँ आया तो ऐसे ज्वाइन करोगे। जब Q एकदम यहीं आ जाएगा तो दो पॉइंट रहा ही नहीं, तब यह पॉइंट ऐसे इसको छूता हुआ यह लाइन गुजर जाएगा। दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। उसको कहते हैं स्पर्श रेखा, जो एक ही पॉइंट पर कर्व को टच करेगा, काटेगा नहीं, टच करता हुआ छूता हुआ निकलेगा। बात समझ रहे हो? तो अगर यह Q वास्तव में P के पास पहुंच जाए, तो हमारा ये जो कॉर्ड है QP, यह बदल करके टेंजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेंजेंट, स्पर्श रेखा, जिसको हम यहाँ पर मिला के ऐसा हो जाएगा। ये लाइन बदल करके इस लाइन में आ जाएगा, मान लो यह P पॉइंट, और ये जो एंगल है थीटा, यह बदल करके दूसरा एंगल हो जाएगा, मान लो यह साई हो। इस सिंबल को क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे साई। P साइलेंट रहता है, क्या पढ़ेंगे? साई पढ़ेंगे, है ना। तो क्या क्या इफेक्ट हो रहा है ये जरा ध्यान से देखो। When Q tends to P, इसको क्या पढ़ेंगे? एरो हेड दिया था, क्या पढ़ेंगे? टेंड्स टू, या Q इज टेंडिंग टुवर्ड्स P, Q P के तरफ अग्रसर है ना। दें तब क्या क्या प्रभाव पड़ेगा ये जरा गौर से देखो। पूछेंगे, बोलो डेल्टा एक्स किधर टेंड करेगा, डेल्टा वाई किधर टेंड करेगा? अब पूछेंगे कि ये जो हमारा कोड है QPD, ये अब क्या हो जाएगा? ये बदल के हो जाएगा टेंजेंट P। कोड QPD बदल करके कौन सी हो जाएगा?
टेंजेंट हो जाता है ना। और एंगल जो बन रहा था थीटा वो बदल करके साई हो, एंड थीटा विल टेंड टू, बात सुना रही, ये सब एक ही कारण से हो रहा है, Q का P के तरफ अग्रसर, या दूसरे तरह से कह सकते हैं कि हमारा जब Q पॉइंट P के काफी करीब होता है, लगभग एक ही जगह पर होता है, उस समय यह डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई ऑलमोस्ट जीरो होगा, जिसे तुम अभी कॉर्ड कह रहे हो वह बदल करके टेंजेंट हो जाए, दिस इज टेंजेंट। ये जो लाइन है या कौन सी है बोलो, हिंदी में स्पर्श रेखा का। आगे दूसरा चैप्टर जो इसमें पढ़ना है उसमें आपको पढ़ाएंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल, वो भी पढ़ना है आपको इसी में, इसके बाद वही पढ़ना है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल आप पढ़िएगा, तो वहाँ टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन भी पढ़ेंगे सब चीज़। अब ये जो लिमिटिंग कंडीशन है कि Q टेंड करता है P के तरफ, उसी कारण से नहीं ये सब बात हो रही है, उसी कारण से हो रही है। अब हम इस लिमिटिंग कंडीशन को अगर इस पर इम्पोज करें, यहाँ लिख दें RHS में कि डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो LHS में लिख सकते हैं कि थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड्स साइन, क्योंकि जब यह होगा तभी तो यह हो रहा है, उसी कंडीशन में हो रहा है। Imposing this limiting condition on one, इक्वेशन 1 पर यह लिमिटिंग कंडीशन इम्पोज कर, हम यहाँ यहाँ टेन था, लिखेंगे लिमिट थीटा टेंस टू साइन tan थीटा इक्वल लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाय, हमारी कंडीशन एक ही है दोनों तरफ, क्योंकि जब डेल्टा एक्स जीरो के तरफ टेंड करता है तभी थीटा साई के तरफ टेंड करता है, इसलिए इधर लगाया लिमिट थीटा टेंस टू साई, इधर लगाया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, अब लिमिट थीटा टेंस टू साई tan थीटा, इसका मतलब कि अब लिमिट बैठा दो, हम थीटा के जगह पर अब लिख देंगे साइन, ये हो गया tan साइन, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। जब 12th में तुम डेरिवेटिव का परिभाषा पढ़े होगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट का, यही चीज पढ़े होगे कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो
डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को ही लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज रिटन एज डी वाई। इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल से जब निकालते हैं इसको क्या लिखेंगे, या उल्टा करके ही लिख दीजिए, डी वाई बाय डी एक्स बराबर यहाँ साई क्या है, साई है एंगल made by the tangent to the curve at px1 with पॉजिटिव एक्स। साई क्या है, तो P जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x और y, कर्व पर एक पॉइंट है, उस पर ड्रॉ किए हुए टेंजेंट के द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल है। इस एंगल का जो टेंजेंट होता है दैट इज टैन साई, हम इस टैन साई को मैथमेटिक्स में कहते हैं स्लोप ऑफ द कर्व। क्या बोलते हैं इसको, स्लोप ऑफ द कर्व, या इसको इस कर्व का ग्रेडियंट भी कहा जाता है, या तो ग्रेडियंट बोलते हैं या स्लोप। टैन साई बराबर स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y बराबर एफ एक्स, कहाँ पर, एट पॉइंट। टैन साई को कहते हैं स्लोप अथवा ग्रेडियंट उस कर्व y बराबर एफ एक्स का किस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, तो उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जिसका कोऑर्डिनेट x और y। और यही इक्वेशन dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताता है। अब आप बता सकते हैं कि dy बाई डी एक्स ज्योमेट्रिकली क्या होता है, तो dy बाई डी एक्स ही ना टैन साई के बराबर है, और टैन साई को क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ द कर्व। इसका मतलब जो dy बाई डी एक्स है वो वास्तव में y बराबर जो एफ ऑफ एक्स कर्व है उसके स्लोप के बराबर, दिस इज इट्स ज्योमेट्रिकल, उसके किस चीज के बराबर, स्लोप। कभी कहेगा स्लोप निकालो कर्व का, तो तुम क्या निकालो, तुम dy बाई डी एक्स निकाल दो, वही स्लोप हो गया। समझ रहे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे वही क्या होगा, वही स्लोप हो जाएगा, है ना? वही slope। dy बाई डी एक्स, आप इसको y डैश भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं, y डैश, या इसको
एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ इक्विवेलेंट का साइन दिया है, या तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, तीनों एक ही बात है। और इसका मतलब क्या है? दिस इज स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y बराबर dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि यह कर्व y बराबर fx का स्लोप होता है या उसका ग्रेडियंट। सिर्फ साई को है, dy बाई dx y डैश, हाँ ये डैश लिखा हुआ या एफ डैश का, किसको? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट समतुल्य, हिंदी होता है समतुल्य, बराबर नहीं है। मतलब है कि इस तीनों का एक ही अर्थ है। तो जब एक ही अर्थ होता है तो कोई एक लिखना है, लेकिन तीनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। तो वहां समतुल्य वाला चिन्ह है ना, वहां समतुल्य इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग दो इंपॉर्टेंट बातों को दो। ये हमारा कर्व है जिसका इक्वेशन है y बराबर f। ध्यान से देखो, अब ये जो पॉइंट है, मान लो इसको हम P1 करते हैं, इसको P2 करते हैं, इसको P3 करते हैं। इस फंक्शन का जो मान है ये P1 पॉइंट पर, P2 पॉइंट पर, P3 पॉइंट पर हाईएस्ट है, मैक्सिमम। P1 के पहले चलोगे इसका मान घट जाता है, आगे चलते हो फिर घटता है, फिर ये कहाँ जाके मैक्सिमम है। तो P1, P2, P3 को कहते हैं पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम। इसके बाद तो टेंजेंट नॉर्मल पढ़ेंगे और उसके आगे पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमम, वो भी चैप्टर पढ़ेंगे। वहां देखोगे इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है। वैसे ही फिगर में अब जो पॉइंट्स दिखाने जा रहे हैं, Q1, Q2, Q3, यहाँ पर हमारे फंक्शन का मान क्या है? मिनिमम है, न्यूनतम है, सबसे कम है। इससे पहले चलोगे तब भी बढ़ गया, आगे जाओगे तब भी बढ़ गया। P1, P2, P3 क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। Q1, Q2, Q3 क्या है? पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। P1, P2, P3 अभी के फिगर के हिसाब से
these are points of local maxima और Q1, Q2, Q3 ये है पॉइंट्स ऑफ लोकल अब आप फिगर को देखिए और बताइए, अगर हम कहें कि जो पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा है वहां का स्लोप कितना होगा वो बताना। तो स्लोप निकालने का क्या तरीका था, जिस पॉइंट पर कर्व का स्लोप जानना है आप उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि वह टेंजेंट एक्स एक्सिस से क्या एंगल बनाता है। अगर साई बनाता है तो टेन साई को स्लोप कहते हैं। ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है यहाँ जब टेंजेंट खींचेंगे तो ऐसा, ये होगा इस पॉइंट पर टेंजेंट, ये है यहाँ पर टेंजेंट, ये है यहाँ पर, ये टेंजेंट खींचा हुआ। आप इस लाइन को आगे पीछे कितना भी बढ़ा दीजिए, क्या एक्स एक्सिस से को काटेगा? कटेगा? क्या मतलब, ये जो लाइन है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कितनों बढ़ाओगे तो नहीं काटेगा। ठीक उसी तरह से जो मिनिमा का पॉइंट है, यहाँ भी अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो सारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगा। और जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो बोलो उसके बीच में कितना एंगल बनता है? 0 डिग्री। पैरेलल का मतलब एक ही दिशा में होना, 0 का एंगल बनता है। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो अथवा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो, दोनों जगहों के लिए साई का मान 0 और साई 0 टैन साई 0 टैन 0 होता है। इसका मतलब वैसे पॉइंट का स्लोप 0 और वैसे पॉइंट पर जो dy बाई डी एक्स होगा इसका मतलब वह 0 होगा। At these points tangents to the curve are parallel to x axis. So साई बराबर कितना, साई बराबर 0 और दिस इंप्लाइज tan साई बराबर कितना, क्योंकि tan 0 ही होता है। लेकिन अभी आपने सीखा है कि tan साई dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। तो ऐसे पॉइंट पर dy बाई डी एक्स कितना होगा, 0। तो पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पर कर्व का स्लोप 0, dy बाई डी एक्स। ये सब याद रखना चाहिए, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे, ये सब याद रखना। या कोई प्रॉब्लम होगा लिखा रहेगा कि एक कर्व है जिसका अमुक पॉइंट पर स्लोप 0, तो स्लोप 0 का मतलब dy बाई डी एक्स, वो लेकर आगे बढ़ सकते हैं।
अब दूसरा अब ये जो हमारा कर्व है y बराबर एफ ऑफ एक्स, इस पर कोई पॉइंट है मान लो यहाँ P, जहां से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर है वो y एक्सिस के पैरेलल। तो इफ द tangent is parallel to y एक्सिस, अगर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है जैसा फिगर में देख रहे हो, देन तब बताओ यह टेंजेंट जो x एक्सिस से एंगल बना रहा है वह कितना बना रहा है? 90 डिग्री पाई बाय 2 वो बना रहा है। देन साई का मान कितना होगा? इसीलिए tan साई मतलब होगा tan 90 डिग्री। बोलो tan 90 डिग्री क्या होता है? अनडिफाइंड है। और tan साई जो है उसी को तो स्लोप कहते हैं। तो मतलब हुआ कि जो dy बाई डी एक्स का मान वैसे जगह पर अनडिफाइंड। तो जिस पॉइंट पर ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होगा उसके करस्पॉन्डिंग स्लोप अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ये दो रिमार्केबल बात है जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम करे। तो जो नेक्स्ट क्लास लेंगे फिर उस दिन यही लेंगे, एक वीक में 2 दिन या एक दिन मैकेनिक्स, फिर अगले वीक में 2 दिन मैकेनिक्स, एक दिन बैलेंस करके चलो। तो ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसका प्रॉब्लम सॉल्व